डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 2 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा रही हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाओं के बाद क्रिस्टलों में, आयनिक क्रिस्टलों में बंधन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझाया गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बात को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस मानती है और इसलिए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि लिगेंड और धातु आयन के मध्य अतिव्यापन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। धातु आयन में हाइब्रिडाइजेशन को नहीं मानती, वो ओवरलैपिंग को नहीं मानती और ये कहती है कि धातु आयन व लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होते हैं। मतलब धातु आयन और लिगेंड के कक्षक ऐसे कोई अतिव्यापन या ओवरलैपिंग नहीं करते और इनके मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या अतिव्यापन आदि नहीं होता। उनका ये मानना था कि धातु आयन के 5 सम्भ्रांश डी कक्षक जो होते हैं, यानी धातु आयन पर 5 डी कक्षक जो कि समान ऊर्जा के होते हैं, वो जब लिगेंड उसके पास आते हैं तो वो सम्भ्रांश न रहकर और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से डी कक्षकों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। और इन ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो ऊर्जा अंतर होता है वो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार से जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, अवधारणाएं हैं, वो बताई गई। विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो हैं हुन्स के नियम के अनुसार पुनर्वितरित हो जाते हैं। अगर डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, अब चूँकि डी कक्षक पाँचों के पाँचों एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर पर जाएगा, और अगर निम्नतम ऊर्जा स्तर पर एक से अधिक कक्षक समान ऊर्जा के हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में जाएंगे और उसके बाद 2 स्थितियां पैदा होंगी, या तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो और या फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएं। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो डी कक्षकों की जो ऊर्जा है उससे निम्नतम स्तर पर जब जाएंगे तो कुछ मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जिसके कारण तंत्र और भी अधिक स्थायी होगा, और इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जिसमें स्टेबिलाइजेशन एनर्जी जिस तंत्र की जितनी ज़्यादा होगी वो तंत्र उतना ही स्थायी होगा। अब अगर हम अष्टफलकीय संकुलों की बात करें तो आप जानते हैं कि अष्टफलकीय संकुल में 6 लिगेंड धातु आयन के पास आते हैं। ये 6 लिगेंड एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, वाई अक्ष, माइनस वाई अक्ष और जेड अक्ष, माइनस जेड अक्ष से आते हैं।
इस प्रकार से 6 लिगेंड X माइनस X, Y माइनस Y और Z माइनस Z इन दिशाओं से 6 लिगेंड आते हैं। अब ये जो धातु आयन बीच में है, इस धातु आयन के 5 संभ्रांश डी कक्षक कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। ये 5 संभ्रांश डी कक्षक जो हैं, ये इन लिगेंड्स के पास आने पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। चूँकि 6 लिगेंड 6 अक्ष पर से आते हैं, इसलिए 6 लिगेंड 6 अक्ष पर से आते हैं, इसलिए वो डी कक्षक जिनकी की पालियाँ अक्ष पर केंद्रित होती हैं, वो लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षण फील करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, इसलिए वो डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और इनकी ऊर्जा स्तर को बराबर करने के लिए वो डी कक्षक जिनकी की पालियाँ अक्ष पर स्थित नहीं है, वो उतनी ही निम्न ऊर्जा पर चले जाते हैं। कुल मिलाकर के जो ऊर्जा है अंतर है वो 0 आता है। इस तरीके से आप जानते हैं कि 5 डी कक्षक कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। इन कक्षकों में से dx² y² की पालियाँ अक्ष पर x अक्ष y अक्ष पर केंद्रित होती है, इसलिए वो लिगेंड जो x माइनस x, y माइनस y अक्ष पर से आते हैं, वो ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इस प्रकार से dx² y² उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से dz² की पालियाँ z अक्ष पर होती हैं, इसलिए वो लिगेंड जो z अक्ष पर से आते हैं वो dz² को अधिक प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से dz² कक्षक जो हैं, ये भी dx² y² के साथ साथ उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और ये दोनों कक्षक को हम मिला करके EG कक्षक कहते हैं। E फॉर योज एंड G फॉर जीरेड, तो इनको हम कहते हैं EG कक्षक। जबकि जो पालियाँ, जिन कक्षकों की पालियाँ, जिन डी कक्षकों की पालियाँ इन अक्ष के मध्य में होती हैं, वो पालियाँ कम प्रतिकर्षित होती हैं और वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाती हैं। इस प्रकार से 3D कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं और इस प्रकार से इनको हम T2G कक्षक कहते हैं। T फॉर ट्रिपली, 3 एक जैसी ऊर्जा स्तर पर रहते हैं ये तीनों कक्षक, क्योंकि ये समान मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 कक्षक T2G ट्रिपली, 2 सिमेट्रिक, G फॉर जीरेड, तो T2G कक्षक कहलाते हैं और ये निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इस प्रकार से 5 संभ्रांश डी कक्षकों का 2 ऊर्जा स्तरों में अष्टफलकीय संकुल बनते समय बट जाना
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। इन दोनों ऊर्जा स्तरों में 5 सम्भ्रांश डी कक्षकों का बढ़ जाना क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। और दोनों के मध्य का, दोनों लेवल्स के मध्य का ऊर्जा अंतर जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। प्रत्येक T2G कक्षक सम्भ्रांश D कक्षक से 2/5 कम ऊर्जा स्तर का होता है। 2/5 डेल्टा O हमने बताया ऑक्टाहेड्रल के लिए, यानी प्रत्येक T2G ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी संकुल जब बनते हैं उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर या T2G में जाता है तो 2.5 डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, या यूँ कहो -0.4 डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉन इनको भरने के पश्चात उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहा है तो ये तंत्र को 3/5 डेल्टा O, है ना, 3/5 डेल्टा O ऊर्जा का अवशोषण करता है और उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। इस प्रकार से ये +0.6 डेल्टा O एनर्जी का अवशोषण करता है और उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या विभाजन हो जाता है, इसके पश्चात ये देखा जाता है अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से वो अब इस निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा, यानी T2G लेवल पर आएगा और इस प्रकार से ये 0.4 डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक इसको अपन डेल्टा O या 10DQ कहते हैं। जो नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन वो 4DQ से तंत्र को स्थायी करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन यदि उच्च ऊर्जा स्तर पर Eg स्तर पर जा रहा है तो 6DQ ऊर्जा से तंत्र को अस्थायी करेगा। तो अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हम डेल्टा O के टर्म में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो इस ऊर्जा लेवल पर आएगा और -0.4 डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा का मान 0.4 डेल्टा O होगा, यानी तंत्र 0.4 डेल्टा O से और अधिक स्थायी हुआ। अगर D2 कंडीशन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुंस रूल का पालन करते हुए दूसरे समान ऊर्जा के दूसरे T2G कक्षक में आएगा और वो भी 0.4 डेल्टा O उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का। और इस प्रकार से कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो 0.8 ऊर्जा डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यदि D3 सिस्टम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ही T2G कक्षक में हुंस रूल का पालन करते हुए एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर T2G कक्षक में आएंगे और इस प्रकार से 0.4 × 3 यानी 1.2 डेल्टा O ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के हिसाब से जब भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं तो 5 सम्भ्रांश D कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तरों पे विभाजित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहा जाता है। और
इन ऊर्जा स्तरों का अंतर जो कि डेल्टा ओ होता है या 5 सम्भ्रांश डी कक्षकों के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है और इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर जाते हैं, तो ये क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, या क्रिस्टल CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। जो ऊर्जा का मान बाहर आता है यानी तंत्र जो उत्सर्जित करता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबिलाइजेशन एनर्जी या स्थायीकरण ऊर्जा। किसी भी इलेक्ट्रॉन ने इतनी डेल्टा ओ ऊर्जा से सिस्टम को स्थायी किया। आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको BSc 3rd ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2nd यूनिट का फर्स्ट पार्ट CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा रही हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।